हमारे सोलर सिस्टम का सबसे दूर दराज का प्लैनेट, जो सूरज का एक चक्कर 248 साल में कंप्लीट करता है। यहाँ ज्वालामुखी 4 अरब साल से मुसलसल चल रही है, जो हमारी ज़मीन से करीब 7 अरब किलोमीटर की दूरी पर है। मैं बात कर रही हूँ प्लूटो की। यहाँ 2015 में न्यू हॉरिज़ॉन पहुँचने से पहले तक प्लूटो का लिया गया सबसे अच्छा इमेज ये था, जिसको ढूंढने में हमें 120 साल लग गए। तो दोस्तों, साइंसदानों ने इस प्लैनेट को कैसे ढूंढा और इसे ढूंढने में इतना टाइम क्यों लगा, आज आप जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। सन 1977 में पहली बार वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया, जिसमें सबसे पहले वॉयेजर 2 को लॉन्च किया गया। उसके कुछ दिनों बाद वॉयेजर 1 को लॉन्च किया गया। ये वाहिद स्पेसक्राफ्ट थे जिनकी मदद से हमने अपने सोलर सिस्टम के गैस जायंट्स को बहुत करीब से देखा। लेकिन वॉयेजर 1 मिशन में नासा से प्लूटो छूट गया था। उस वक्त हम प्लूटो को नहीं देख पाए थे। सन 1990 में अमेरिकी साइंसदान क्लाइड टोम्बो ने सबसे पहले प्लूटो को फाइंड किया था, जिसके बाद प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट करार दे दिया गया। उस वक्त टोम्बो मानते थे कि प्लूटो साइज में मरकरी से बड़ा होगा, लेकिन बहुत सारे साइंसदान इस बात पर राजी नहीं थे। प्लूटो हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। ये एक बर्फ का छोटा सा गोला है जिसका टेम्परेचर 220 BC है। प्लूटो का ऑर्बिट बाकी प्लैनेट से डिफरेंट है। जहाँ सब प्लैनेट्स का ऑर्बिट सर्कुलर है, वहाँ प्लूटो का ऑर्बिट एक्सट्रीम इलेक्ट्रिकल यानी अंडे के डिज़ाइन जैसा है। ये सूरज के चारों तरफ 17 डिग्री एंगल से ऑर्बिट करता है और इसे अपने एक चक्कर पूरा करने में 248 साल लग जाते हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको इसके बारे में पहले पता था। इसके इजाद से पहले टोम्बो ने इसकी तस्वीरें ले ली थी, लेकिन उस वक्त उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया था। सन 1840 में फ्रेंच मैथमेटिशियन अर्बन लीवेरियर ने अपनी कैलकुलेशंस के जरिए नेपच्यून की प्रिडिक्शन कर दी थी। उन्होंने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट पर कोई चीज़ इफेक्ट कर रही है, तो इसकी वजह से उन्होंने नेपच्यून की खोज की थी। लेकिन नेपच्यून के ऑब्जर्वेशन के बाद साइंसदानों ने देखा कि यूरेनस के ऑर्बिट पर सिर्फ नेपच्यून ही नहीं बल्कि उसके पीछे कोई चीज़ डिस्टर्ब कर रही है। आखिर वो क्या था? साइंसदान इसकी तलाश में लग गए और उसके बाद 1906 में पर्सिवल लॉवेल ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, द सर्च ऑफ पॉसिबल 9th प्लैनेट, जिसका नाम उन्होंने दिया प्लैनेट एक्स। सन 1915 में लॉवेल के सर्वे में प्लूटो की 2 धुंधली तस्वीर खींच ली गई, लेकिन उस वक्त किसी ने इन तस्वीरों पर गौर नहीं किया। उसके बाद कुछ कानूनी कार्रवाई के दौरान लॉवेल का ये प्रोजेक्ट बैन कर दिया गया। लेकिन फिर 1929 में इस प्रोजेक्ट को दोबारा से शुरू किया गया और प्लैनेट एक्स को ढूंढने का जिम्मा टोम्बो को दिया गया। और फिर एक साल के बाद 18 फरवरी 1930 को टोम्बो ने आखिरकार प्लूटो को ढूंढ लिया और फिर वक्त आया जो प्लूटो को हमारे सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट बनाया गया। लेकिन शुरू में प्लूटो के साइज के बारे में जो भी अंदाजे लगाए गए थे वो आहिस्ता आहिस्ता गलत साबित हो रहे थे। शुरू में साइंसदानों को लगा कि प्लूटो का मैस हमारी अर्थ के मैस के बराबर है, लेकिन जैसे जैसे इस पर ज़्यादा पढ़ाई की जाने लगी तो हमें पता चला कि इसका मैस तो हमारे अंदाजे से बहुत कम था। सन 1978 में जब प्लूटो के मून सेरोन की खोज हुई, तब हम पहली बार प्लूटो के असल साइज को मेजर करने में कामयाब हो गए। तब हमें पता चला कि इसका मैस ज़मीन के मुकाबले में 0.2% ही है और इसका साइज बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से इसे प्लैनेट एक्स से हटा दिया गया। लेकिन प्लूटो अब भी एक प्लैनेट था। अब भी हमारे पास प्लूटो की क्लियर इमेज नहीं थी। क्लाइड टोम्बो प्लूटो की बनावट की पढ़ाई में लग गए, लेकिन इसकी बनावट के बारे में जानने के लिए नासा को ज़मीन से करीब 7.5 अरब दूर ट्रैवल करके प्लूटो पर जाना था ताकि हम इसे करीब से देख सकें। लेकिन प्लूटो पर जाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि इसके लिए बिल्कुल सही टाइमिंग, एंगल और स्पीड की ज़रूरत थी। इनमें से कोई एक भी गलत हुआ तो हम अपनी मंजिल को खो देंगे। इसके बाद 1977 में लॉन्च किए जाने वाले वॉयेजर मिशन में हमें हमारे गैस जायंट को बहुत करीब से देखने और पढ़ने में बहुत मदद मिली।
लेकिन प्लूटो अब भी हमसे बचा हुआ था। 19 जनवरी 2006 में नासा ने अपने न्यू हॉरिजॉन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जो प्लूटो के लिए भेजा जाने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था, जो 9 साल बाद 2015 में प्लूटो के सबसे करीब से गुजरा। इसमें सबसे पावरफुल रॉकेट एटलस 5 का इस्तेमाल किया गया, जिसकी स्पीड 58,000 किलोमीटर पर आवर के जितनी है, जिसको चांद तक पहुंचने में सिर्फ 8 घंटे 35 मिनट लग गए, और ये टाइम अपोलो मिशन से 10 गुना कम है। तो इस स्पीड से पहुंचने के लिए स्पेस प्रॉब को बहुत ही हल्का बनाया गया, जिसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल टेलीफोटो लेंस लगा हुआ था, और इसका नाम डोरी है। ये इतना पावरफुल है कि एक नॉर्मल सैटेलाइट जो ज़मीन के 400 मील ऊपर से तस्वीर खींच सकता है, वही सेम तस्वीर लोरी 7,000 मील ऊपर से खींच लेगा। प्लूटो तक पहुंचने के लिए इसने जुपिटर की ग्रेविटी का सहारा लिया, जिससे इसकी स्पीड 20% ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से न्यू हॉरिजॉन को जुपिटर तक पहुंचने में 3 साल कम वक्त लगा। जुपिटर को क्रॉस करने के बाद न्यू हॉरिजॉन को स्पीड मोड में डाल दिया गया, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी बरकरार रही। प्लूटो के करीब पहुंचने के बाद इसके सिस्टम को ऑनलाइन किया गया, लेकिन पहुंचने से 10 दिन पहले स्पेसक्राफ्ट से नासा का कम्युनिकेशन टूट गया, जिसमें कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से 6 माह का प्रोग्रामिंग डाटा लॉस हो गया। लेकिन साइंसदानों ने हिम्मत नहीं हारी। साइंसदान सिर्फ 3 दिन में सिस्टम को रीसेट करके प्रॉब्लम को फेस करने में कामयाब हो गए। इसके बाद हॉरिजॉन हर रोज प्लूटो का इमेज खींचने लगा। न्यू हॉरिजॉन की वजह से 1000 तस्वीर हम तक पहुंची। हालांकि न्यू हॉरिजॉन कुछ और चीज़ों के ऊपर भी रिसर्च कर रहा था, और फिर आखिरकार हमारा इंतज़ार ख़त्म हुआ और हमें पता चला कि प्लूटो देखने में कैसा है। 14 जुलाई 2015 में न्यू हॉरिजॉन प्लूटो के बहुत करीब से गुजरा। इस वक्त प्लूटो के सरफेस से न्यू हॉरिजॉन का डिस्टेंस सिर्फ 12,000 किलोमीटर था। प्लूटो एक ऐसा आइस प्लेनेट है जिसकी सरफेस का टेम्परेचर 225 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसे सूरज के गिर्द चक्कर लगाने में 248 साल लगते हैं। न्यू हॉरिजॉन ने जो इमेज हमें भेजी थी, उसमें प्लूटो के माउंटेन, आइसलैंड, ग्लेशियर और एटमॉस्फेयर की इमेज शामिल थी। न्यू हॉरिजॉन की वजह से हमें प्लूटो के नेचुरल सैटेलाइट के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, जिसमें सबसे ज़्यादा मुख्तलिफ था सैटर्न। सैटर्न का डायामीटर सिर्फ 606 किलोमीटर है, और प्लूटो का डायामीटर सिर्फ 1188 किलोमीटर है। बाकी नेचुरल सैटेलाइट्स बहुत ज़्यादा छोटे थे, जिसमें निक्स का डायामीटर 137 किलोमीटर और हाइड्रा का डायमीटर सिर्फ 1 किलोमीटर है। अगर आप प्लूटो की सरफेस पर फोकस करें तो इसकी सतह में 98% नाइट्रोजन लिक्विड फॉर्म में मौजूद है। इसके अलावा यहाँ मौजूद इन पहाड़ों की हाइट 10,000 मीटर है। इस पिक्चर में वाटर आइस माउंटेन और ये जेंट्स वोल्केनोस भी देख सकते हैं। ये सब सोलर सिस्टम के बनने के बाद से ही एक्टिव है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे वोल्केनोस आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और वोल्केनोस का मतलब किसी वर्टिकल हीट के सोर्स को कहा जा रहा है। साइंसदानों का ख्याल है कि ये हीट यहाँ की बर्फ को पिघलाकर प्लूटो के नीचे अंडरग्राउंड समुंदर बना सकती है, जिसके अंदर एलियंस लाइफ होने की हाई पॉसिबिलिटी है। न्यू हॉरिजॉन से पहली बार हमें प्लूटो का एटमॉस्फेयर दिखाया गया। इस छोटे साइज और कम ग्रेविटी की वजह से प्लूटो का एटमॉस्फेयर उसके सरफेस से काफ़ी ऊपर तक फैला हुआ है, जिसमें 20 मुख्तलिफ एटमॉस्फेयर की लेयर है। हमारी ज़मीन का एटमॉस्फेयर प्लूटो के मुकाबले में बहुत बड़ा है, और प्लूटो के एटमॉस्फेयर की इक्वेशन भी ज़मीन से 1 लाख गुना कम है। तो आपको क्या लगता है कि क्या प्लूटो ज़मीन के नीचे छुपा हुआ समुंदर है, जिसमें एक अलग ही दुनिया आबाद है? नीचे कमेंट्स करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और स्पेस से रिलेटेड मज़ीद अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।